इस पृथ्वी में कई सारे तरह के जानवर रहते हैं और इनके अलग अलग विशेषता है। पानी में रहने वाले मछलियों के पास फिन्स है। ज़मीन पर रहने वाले जानवरों के पास किसी के 4 पैर है तो किसी के 6 और कई तरह के जानवरों के पास उड़ने के लिए पंख है। सदियों से साइंटिस्ट अलग अलग तरह के जानवर कैसे आए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और इनमें से एक बड़ा सा सवाल है कि पक्षियों का आगमन कैसे हुआ इस पृथ्वी पर। आज पृथ्वी पर 10,000 से भी ज्यादा प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं और ज्यादातर पक्षियों के पास उड़ने के लिए फेदर से बने हुए विंग्स है। पक्षियां कहां से आए हैं, विंग्स और फेदर्स का विकास कैसे हुआ है, जानने के लिए साइंटिस्ट इसका जवाब ढूंढ निकालने की कोशिश की है फॉसिल्स में और उनको मिले हैं कुछ ऐसे फॉसिल्स जो उन्हें पूरी तरह से हैरान करके रख दिए। पक्षियां बड़े ही शानदार प्राणी होते हैं। उनके पास विंग्स होते हैं जो कि पंख यानी कि फेदर्स से बने हुए होते हैं। ये फेदर्स सख्त है पर फ्लेक्सिबल भी है। पक्षियों के विंग्स एरोप्लेन के विंग्स से भी ज्यादा शानदार है क्योंकि वो उन्हें हिला सकते हैं, जिसकी मदद से वो हवा के बीच में गति बदल सकते हैं और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा सकते हैं। पक्षियों और दूसरे प्राणियों का उद्भव कैसे हुआ ये जानने की कोशिश किए थे चार्ल्स डार्विन ने तकरीबन आज से 160 साल पहले। उन्होंने कहा था कि इस पृथ्वी का हर कोई प्रजाति किसी दूसरे प्रजाति से विकसित हुआ है, जिसे इवोल्यूशन कहा जाता है। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ऐसे फॉसिल्स जरूर मिलेंगे जो इन अलग अलग प्रजातियों को कनेक्ट कर सके और उनका किताब पब्लिश होने के 2 साल बाद ही जर्मनी के एक लाइमस्टोन के खादान से एक ऐसा फॉसिल मिला जो साइंटिस्ट्स को हैरान करके रख दिया। ये 15 करोड़ साल पुराना फॉसिल का नाम दिया गया आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। ये जो आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल है ये बहुत ही यूनिक फॉसिल है। सबसे पहले तो आप देख ही सकते हैं कि इसके जो विंग्स है ये फेदर से बने हुए हैं और इसके लंबे पूंछ में भी फेदर्स हैं, बिल्कुल एक पक्षियों की तरह फेदर्स हैं। पर इसके जो हड्डियां हैं ये हड्डियां एक दूसरी कहानी बताता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके स्कल में, इसके जबड़ों में दांत और इसके 2 हाथों में छोटे छोटे क्लॉज हैं और एक लंबा सा हड्डी वाला पूंछ है जो कि आज के पक्षियों में नहीं होता मगर सरीसृपों में होता है। डार्विन के लिए इस फॉसिल का आविष्कार एक बहुत बड़ा प्रमाण था। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसे फॉसिल्स जरूर मिलेंगे। आर्कियोप्टेरिक्स पक्षियों और सरीसृपों के बीच एक कनेक्टिंग लिंक जैसा था, मगर सवाल यह था कि कौन से तरह के सरीसृपों से पक्षियां आए हैं। टेरोसॉर्स नाम के उड़ने वाले सरीसृप पहले ही आविष्कार हुए थे, जिनके हड्डियां पक्षियों की तरह ही खोखले होते थे, मगर टेरोसॉर्स का विंग स्ट्रक्चर पक्षियों से बिल्कुल अलग थे। यह रहा एक छोटा सा टेरोसॉर। अगर हम इसके हाथों की तरफ नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि इसके हाथों में 3 छोटे छोटे उंगलियां और एक चौथी उंगली भी है जो कुछ ज्यादा ही लंबा है। टेरोसॉर का विंग इसी चौथी उंगली से चमड़ा अटैच होकर बनता है जो उसका शरीर और पिछले पैरों के साथ भी अटैच रहता था, मगर आर्कियोप्टेरिक्स के हाथ में सिर्फ 3 ही उंगलियां हैं और इसके फेदर्स अलग अलग से हाथ के हड्डियों के साथ जुड़े रहते हैं। इन्हीं अंतरों के वजह से हम कह सकते हैं कि टेरोसॉर्स और आर्कियोप्टेरिक्स एक दूसरे से उतना ज्यादा संबंधित नहीं है। दोनों में बिल्कुल अलग से उड़ने का तरीका विकसित हुआ था। थॉमस हक्सले जो कि डार्विन के बहुत बड़े सपोर्टर थे, उन्होंने आर्कियोप्टेरिक्स के साथ एक छोटा सा डायनासोर कॉम्प्सोग्नाथस के बहुत सारे सिमिलरिटीज देखे थे। कॉम्प्सोग्नाथस के हाथ में भी 3 उंगलियां थे, उसके हड्डियां खोखले थे और वो 2 पैरों पर चलते थे। ऐसे सिमिलरिटीज के वजह से हक्सले को लगा कि पक्षियां उन सरीसृपों से संबंधित है
जिन्हें डायनासोर्स कहा जाता है। मगर बहुत सारे साइंटिस्ट उस समय इस पर सवाल उठाए, डायनासोर्स पक्षियों से कितने अलग लगते हैं, और पक्षियों में कुछ विशेषत्व ऐसे हैं जैसे कि विशबोन नाम का हड्डी जो उस समय तक डायनासोर्स में नहीं मिले थे मगर बाकी तरह के सरीसृपों के पास होते थे। उस समय डायनासोर्स को बहुत बड़े बड़े धीरे से चलने वाले ठंडे खून वाले प्राणियों की तरह देखा जाता था जो बर्ड से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं है। फिर 1963 में जॉन ऑस्ट्रम नाम के एक पेलियोंटोलॉजिस्ट ने मोंटाना के बैडलैंड्स इलाके से एक ऐसा फॉसिल का खोज किया जो इस राय को बिल्कुल ही बदल दिया। ऑस्ट्रम ने सबसे पहले खोज निकाला एक नाखून जो इस डायनासोर के पैर से आया था। ऑब्वियसली इस नाखून का कोई खास काम था। ये डायनासोर इस नाखून को शिकार के लिए इस्तेमाल करता था। डेइनोनिकस साइज में छोटा और हल्का सा डायनासोर था। ये 2 पैरों पर दौड़ता था और बैलेंस के लिए एक लंबा सख्त पूंछ भी था। सारे डायनासोर्स बड़े और धीरे से चलने वाले नहीं थे। ऑस्ट्रम ने बताया कि ये जानवर अपने शिकार को इस नाखून से चीड़ फाड़ देता था और उसको जिंदा ही खाने लग जाता था। शायद डायनासोर्स धीरे से चलने वाले प्राणी नहीं, गर्म रक्त वाले फुर्तीले जीव थे, पक्षियों की तरह। जब ऑस्ट्रम ने डायनोनिकस के कंकाल को आर्कियोप्टेरिक्स के कंकाल के साथ कंपेयर किया, उन्होंने देखा कि दोनों के हड्डियां हल्के और खोखले हैं। इसके अलावा दोनों में और काफी सारे सिमिलरिटीज थे, जैसे लंबे हाथ, एक जैसे दिखने वाले कंधे और पेल्विस के हड्डियां। ऑस्ट्रम ये निर्णय पर पहुंचे कि पक्षियां जरूर डायनासोर से ही आए होंगे, जैसे बहुत साल पहले हक्सले ने बताया था। बड़े बड़े सौरोपॉड डायनासोर से नहीं, फुर्तीले और 2 पैरों पर चलने वाले थेरोपॉड डायनासोर से, जिस ग्रुप में टीरेक्स जैसे शिकारी भी शामिल थे और डेइनोनिकस भी। कुछ साइंटिस्ट्स अब भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे, पर इसका और ज्यादा प्रमाण धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा। जैसे कि यह पता चला कि थेरोपॉड डायनासोर्स के पास बिल्कुल पक्षी जैसा एक ऐसा विशेषता था जो पहले नहीं मिला था, एक विशबोन। टायरानोसॉरस रेक्स का विशबोन कुछ इस तरह दिखता था। फिर साइंटिस्ट्स ने जब पक्षियों और थेरोपॉड डायनासोर्स के फॉसिल्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने लगे तो उन्हें इतने सारे सिमिलरिटीज मिले कि इसका एक्सप्लेनेशन यही हो सकता है कि दोनों के पूर्वज एक ही थे। पक्षियों की तरह डायनासोर्स के हड्डियां भी खोखले थे। ये एक टीरेक्स का पैर है। इसके सामने है ये 3 बड़ी उंगलियां और पीछे है एक छोटी सी उंगली। और ये रहा एक मुर्गी का पैर, और इसमें भी 3 बड़े उंगलियां सामने की तरफ है और पीछे है एक छोटी सी उंगली। सारे डायनासोर्स के पास एक एस जैसा गर्दन होता है। यहाँ पर ये आप वेलोसिरैप्टर में देख सकते हैं और यहाँ पर मुर्गी में भी। और भी नए नए प्रमाण सामने आने लगे। 1978 में पैलियोंटोलॉजिस्ट जैक हॉर्नर ने एक बहुत ही चौंका देने वाला खोज किया। उन्हें एक ही जगह पर डायनासोर्स के कई सारे घोंसले मिले। साथ साथ ये भी पता चला कि डायनासोर्स एकजुट होकर अंडे देते थे, बच्चों का ख्याल रखते थे, खाना लाकर उन्हें खिलाते थे। इसका भी सबूत मिला कि डायनासोर्स एक ही जगह पर हर साल आते थे एकजुट होकर अंडा देने। इंडिया के गुजरात में भी ऐसे डायनासोर्स के कई सारे घोंसले और अंडे मिले हैं। इन्हीं सारे खोज के वजह से 1980s के आसपास धीरे धीरे लोग मानने लगे कि पक्षियां थेरोपॉड डायनासोर से ही विकसित हुए हैं, जो 2 पैरों पर चलने वाले शिकारी थे। मगर सबसे चौंका देने वाला सबूत अब भी सामने आना बाकी था। 1990s में चाइना में किसानों को कुछ बहुत ही शानदार डायनासोर फॉसिल्स मिले जो बहुत ही अच्छी तरह से संरक्षित थे। 1996 में मिला इस छोटे से डायनासोर का फॉसिल
जिसका नाम दिया गया साइनोसोरॉप्टेरिक्स। बात यह है कि साइनोसोरॉप्टेरिक्स का शरीर पर स्केल्स नहीं थे। उसका शरीर किसी प्राचीन तरह के फेदर्स से ढके हुए थे। यह सिर्फ एक शुरुआत था बहुत सारे पंख से ढके हुए थेरोपॉड डायनासोर्स की खोज का। कॉर्डिप्टेरिक्स नाम का एक डायनासोर का फॉसिल मिला जिसके हाथ और पूंछ में बिल्कुल आज के पक्षियों जैसे फेदर्स थे। और भी बहुत सारे ऐसे फेदर्स से ढके हुए डायनासोर्स के आविष्कार होने से इस पर कोई शक नहीं रहा कि आज के पक्षियां थेरोपॉड डायनासोर से जरूर संबंधित है। मगर ये पंख वाले डायनासोर्स का खोज एक सवाल का जवाब तो दिया, मगर एक और सवाल खड़ी कर दिया। ये जानवर उड़ नहीं सकते थे, तो इनके पास फेदर्स क्यों थे? सालों से यह सोचा जाता था कि फेदर्स उड़ने के लिए विकसित हुए थे, मगर इन फॉसिल्स से यह क्लियरली पता चलता है कि फेदर्स उड़ने की क्षमता से पहले ही विकसित हुए थे इन जानवरों में। जरूर उनका कोई दूसरा काम था। फेदर्स डायनासोर्स के किस काम आते थे ये फॉसिल्स से ठीक से पता नहीं चलता, मगर आज के पक्षियों से इसका जवाब मिल सकता है। शायद फेदर्स का एवोल्यूशन शरीर गर्म रखने के लिए हुआ था। इसके अलावा आज के पक्षियां एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए या फिर मिलन के पहले दिखावे के लिए फेदर्स का इस्तेमाल करते हैं। शायद डायनासोर्स भी उसी तरह से फेदर्स का इस्तेमाल करते थे। फेदर्स पहले शायद दूसरे काम आते थे और बाद में उड़ने के लिए उनमें परिवर्तन आए। एवोल्यूशन के सिलसिले में कोई पहले से रहने वाला चरित्र का किसी दूसरे काम के लिए परिवर्तन होना को वो ऑप्शन कहते हैं। जैसे कि पक्षियों का विंग्स एक समय हाथ हुआ करता था जो चीजों को पकड़ने या खाना ढूंढने में मदद करता था, या फिर जमीन पर चलने वाले 4 पैरों वाले जीवों के पैर एक समय मछलियों के फिन्स हुए करते थे, या फिर जैसे कछुआ का शेल उसके पंजर के परिवर्तन के वजह से विकसित हुआ है। इसी तरह से उड़ने के लिए फेदर्स का जो कोऑप्शन हुआ उसी के वजह से आर्कियोप्टेरिक्स और उसके रिश्तेदार उड़ने में सक्षम हुए। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स का विकास भी हुआ। उड़ने की क्षमता यानी कि फ्लाइट के विकास होने के बाद से जो प्राणियों के फॉसिल्स दिखते हैं उनमें आज के पक्षियों जैसे कैरेक्टर्स धीरे धीरे आने लगे, मगर कोई सीधा लाइन में नहीं। जैसे कि इस फॉसिल बर्ड के पास बाकी डायनासोर्स के तरह बड़े नाखून वाले हाथ थे, मगर आज के पक्षियों की तरह इसके पास बिना दांत वाले चोंच था और पूंछ का हड्डी छोटा था। इस प्रजाति के मुंह में दांत थे, मगर इसके हाथ के हड्डियां जुड़कर आज के पक्षियों की विंग्स की तरह बन गया था। और इसके सीने में आज के बर्ड्स की तरह एक बड़ा सा हड्डी था, अच्छे खासे फ्लाइट मसल्स के लिए, मगर इसके पास दांत भी थे। आर्कियोप्टेरिक्स से मॉडर्न बर्ड्स तक कोई सीढ़ी जैसा एक के बाद एक स्टेप वाइज फॉसिल्स नहीं मिले हैं। बदले में बहुत सारे प्रकार के ऐसे इंटरमीडिएट जानवर मिले हैं जिनके कैरेक्टर्स दोनों से मिलते जुलते हैं। लाखों करोड़ों साल तक तराजू वाले डायनासोर्स, पंख वाले डायनासोर्स और बहुत सारे पक्षी एक साथ रहते थे। और फिर 6.6 करोड़ साल पहले लगभग ये सारे प्राणी विलुप्त हो गए। 6 मील लंबा एक उल्का आकर पृथ्वी से टकराया और पूरे पृथ्वी पर जीव जंतु मरने लगे। पक्षियों में सिर्फ बिना दांत वाले पक्षियां बहुत ही कम संख्या में टिके रहे और उनसे ही विकास हुआ करीब 10,000 प्रजाति के पक्षी जो आज हमें देखने को मिलते हैं। एक समय था जब हम कहते थे कि सारे डायनासोर्स विलुप्त हो गए हैं, मगर आज हम जानते हैं कि पंख वाले थेरोपॉड डायनासोर्स का एक शाखा आज भी जिंदा है, जिन्हें हम बर्ड्स कहते हैं। आज के पक्षी उतने ही डायनासोर्स है
जितना हम इंसान प्राइमेट्स है। तो क्या डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज साइंटिस्ट डायनासोर्स को दो ग्रुप्स में नॉन एवियन डायनासोर्स, जो शुक्र है कि विलुप्त हो गए, और डायनासोर्स आज भी हमारे साथ है, हम बस उन्हें पक्षी बुलाते हैं।